हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 30 है। 29 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टेस्ट को, इस प्रैक्टिस सेट को आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी क्वेश्चन हैं इसमें वो जो है कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, फर्स्ट टाइम कोई विजिट कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट बना रखी है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का। आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट का मिल जाएगा। वहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से प्रैक्टिस सेट नंबर 30 तक आप पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के संबंध को प्रतिलोमतः दर्शाता है? पूर्ति वक्र, अनाधिमान वक्र, आईएस वक्र, फिलिप्स वक्र। पूछा जा रहा है कि कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के संबंध को प्रतिलोमतः दर्शाता है। तो कौन सा वक्र है? तो वो है आपका फिलिप्स वक्र। चौथा ऑप्शन आपका सही है, फिलिप्स वक्र। देखिए, अगर हम बात करें फिलिप्स वक्र की, ठीक है, तो ये जो है कि आपका देखिए, इसका मतलब ये होता है कि ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य जो है कि विपरीत संबंध दर्शाता है। ठीक है, मतलब कि बेरोजगारी में कमी होने पर क्या होता है कि मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। देखिए, जब बेरोजगारी में कमी होती है तो मुद्रास्फीति में क्या होता है? वृद्धि होता है। इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य जो कि ये विपरीत संबंध दर्शाता है। ठीक है, देखिए, ये जो संबंध है ना वो रेखीय नहीं है। ये जो संबंध है वो रेखीय नहीं है। देखिए, बेरोजगारी दर को एक्स अक्ष, ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ठीक है। देखिए, बेरोजगारी दर को एक्स अक्ष और मुद्रास्फीति दर को वाई अक्ष, ठीक है, इन पर होने, मतलब ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे होने पर ये क्या होता है कि एल आकार पर प्रस्तुत फिलिप्स वक्र छोटा पड़ जाता है। मतलब कि ये ऐसे बनता है। ठीक है, ये जो है कि हो गया आपका क्या, ये हो गया फिलिप्स वक्र हो गया। ठीक है, संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना में किसके बीच सहयोग आवश्यक होता है? सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच, घरेलू और विदेशी कंपनियों के बीच, इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना में किसके बीच सहयोग आवश्यक होता है? किसके बीच सहयोग आवश्यक होता है? देखिए, संयुक्त क्षेत्र उद्यम वह उद्यम होता है जिसमें संयुक्त रूप से सरकारी भी होती है और निजी, दोनों उद्यमियों का स्वामित्व होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कि सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन आता है ना कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो उसमें क्या होता है कि सरकारी प्लस निजी दोनों क्षेत्र होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ठीक है, भारत नेट प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के निःशुल्क वाईफाई से, किसानों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट से, ग्राम पंचायतों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से और ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से जोड़ने वाली परियोजना से। पूछा जा रहा है कि भारत नेट प्रोजेक्ट जो ये है ये किससे संबंधित है? देखिए, अगर हम बात करें भारत नेट प्रोजेक्ट की, ठीक है, तो यह सबसे पहले जो है कि यह ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करके विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है। ठीक है, क्या जो ऑप्टिकल फाइबर होता है क्या, OFC, ठीक है, इसके जो है कि उपयोग करके जो है कि विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है ये। देखिए, अक्टूबर 2011 में जो है कि ये किस नाम से शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से। किस नाम से? अक्टूबर 2011 में ये शुरू किया गया था, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से ये लॉन्च किया गया था। लेकिन 2015 में जो है कि इसका नाम जो है कि चेंज करके क्या कर दिया गया, भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये किसके लिए है? तो ग्राम पंचायतों के लिए ब्रॉडबैंड
कनेक्टिविटी से। ये तीसरा ऑप्शन आपका सही है। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया? 1944 में, 1964 में, 1974 में, 1954 में। पूछा जा रहा है कि खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया? वर्ष पूछा जा रहा है, ठीक है। तो किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये 1974 में शुरू किया गया। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, आप लोग बहुत बार नाम सुनते होंगे न्यूज़ में कि MSP, इन अनाजों का MSP जो है कि इतना हो गया, ठीक है। तो देखिए, ये होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य वह है जिससे कम मूल्य देकर किसान से सीधे वह उपज नहीं खरीद सकता है। मतलब किसान से सीधे जो है कि वह जो है कि नहीं खरीद सकता है, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है कि भारत सरकार तय करती है। देखिए, इसमें ऐसा होता है ना कि अगर मान लीजिए कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? 2000 है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2000 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी व्यापारी होगा तो किसान से जो है कि वो 2100 पे ले सकता है, ठीक है। सॉरी, एक अधिक हो गया क्या? 2100 पे ले सकता है। जो व्यापारी है वो किसान से 2100 पे ले सकता है, 21.5 ले सकता है, 22 भी ले सकता है, बट 2000 से वो कम नहीं ले सकता है। मतलब कि 1975 नहीं ले सकता है, ठीक है। 2000 से बिल्कुल कम नहीं ले सकता है, क्योंकि ये सरकार द्वारा जो है कि उस खाद्यान्न का ये जो है कि MSP सेट कर दिया गया है। MSP मतलब वो कर दिया गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब इससे कम पर जो है कि नहीं वो ले सकता है कोई भी, ठीक है। अगर कहीं भी कोई नहीं लेता है तो गवर्नमेंट जो है कि इस मूल्य पे लेती है, ठीक है। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उस पे जो है कि गवर्नमेंट ले लेती है, लेकिन इससे कम पे कहीं नहीं बेचा जाएगा जो किसानों से लिया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि कितने अनाज हैं जिसके लिए MSP होता है, MSP जारी किया जाता है, कितने अनाज हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1943, 1935, 1939, 1936। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी RBI की स्थापना 1935 में। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अगर हम बात करें RBI के बारे में, RBI जो है कि भारत का केंद्रीय बैंक है। RBI जो है कि यह भारत के सभी बैंकों का संचालक भी है, RBI, ठीक है। देखिए, RBI ये बैंकों का बैंक है। RBI जो है कि भारत की जो भी अर्थव्यवस्था है उनको क्या करता है कि उनको नियंत्रित करता है, ठीक है। देखिए, RBI की स्थापना जो है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग जो है कि हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुआ था। किसके अकॉर्डिंग? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है उसके तहत जो है कि 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? तो कोलकाता में, ठीक है। लेकिन 1937 में कोलकाता से इसका हेडक्वार्टर कहाँ ट्रांसफ़र हो गया? मुंबई हो गया। आज की डेट में कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? तो मुंबई में है, ठीक है। देखिए, उसके बाद से 15 अगस्त 1947 के बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया, उसके बाद से 1 जनवरी 1949 को जो है कि RBI का क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। राष्ट्रीयकृत कर दिया गया इसको। तो ये सब सारे जो फैक्ट हैं वो आप लोग याद रखिएगा कि RBI की स्थापना कब हुई, RBI का हेडक्वार्टर जो है कि ये कोलकाता से मुंबई कब ट्रांसफ़र हुआ, RBI को कब जो है कि राष्ट्रीयकृत किया गया, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें किस एक्ट के तहत जो है कि स्थापना किया गया, ये सब सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने हेतु राज्य पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा? अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 का क, अनुच्छेद 351। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संविधान का कौन सा वह अनुच्छेद है जो कि यह उपबंध करता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने हेतु राज्य पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का
प्रयत्न करेगा। ये कौन सा अनुच्छेद है संविधान का जो यह कहता है? तो ये है आपका संविधान का अनुच्छेद 350 का क। ठीक है। 349 क्या कहता है कि भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। 350 क्या कहता है कि व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। और अनुच्छेद 351 क्या कहता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें संविधान के अनुच्छेद में बताया गया है। संविधान सभा के समक्ष किसने उद्देशिका प्रस्तावित किया था? B.R. अम्बेडकर, B.N. राय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के समक्ष जो है कि किसने उद्देशिका प्रस्तावित किया था? तो वो किए थे कौन? देखिए, भारतीय संविधान की जो उद्देशिका का आधार है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मतलब इनके द्वारा जो है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावित किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? कार्य का अधिकार, छुआछूत की रोकथाम, भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? कौन सा मूल अधिकार नहीं है इसमें? तो देखिए, कार्य का अधिकार ये मूल अधिकार नहीं है। देखिए, आज के डेट में हमारे मूल अधिकार जो फंडामेंटल्स राइट्स हैं कितने हैं? तो वो 6 हैं। ठीक है, पहले 7 हुआ करता था। अच्छा ये बताइए, 7 हुआ करता था तो एक जो है कि जिसको फंडामेंटल्स राइट से हटा करके उसको कानूनी अधिकार दिया गया, वो कौन सा फंडामेंटल्स राइट था? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो आज की डेट में कितने हैं फंडामेंटल्स राइट्स? तो आज की डेट में 6 हैं। और संविधान के भाग में कौन सा भाग है? तो भाग 3 है। और कहाँ से कहाँ तक? तो 12 से 35 तक जो है कि अनुच्छेद फंडामेंटल्स राइट हैं। कौन कौन है? देखिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये आपके 6 फंडामेंटल्स राइट्स हैं। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन ने इसे लाया गया? 46वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 का क है, नागरिकों को मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। जो 51 का क है उसमें किसका वर्णन किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। और ये पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया। देखिए, किसी भी अनुच्छेद में अगर A, B, C, D लगा है ना, ठीक है, तो वो समझ जाइए कि संशोधन करके जोड़ा गया है। ठीक है, तो 51A जो है कि मौलिक कर्तव्य हैं। और वो कौन से संविधान संशोधन करके जोड़ा गया? तो देखिए, वो जोड़ा गया आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1976 में हुआ था। देखिए, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर जो है कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया है किसके सिफारिश पे जोड़ा गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। ठीक है, 1976 में वो संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन था। उसमें जो है कि कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, लेकिन आज के डेट में कितने हैं मौलिक कर्तव्य? तो आज के डेट में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 2002 में। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? 5, 7, 3, 9। पूछा जा रहा है कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? देखिए, पंचायत अधिनियम 2006 के अकॉर्डिंग लोगों को शिकायत की सुनवाई करने के लिए जो न्यायपीठ गठित किया जाता है, उसके निर्माण के लिए
एक जो कोरम होता है उसमें जो है कि 7 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि नियमतः क्या होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 7। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। एक आलू कंद को 2 भाग में काटा गया है। इनमें से एक भाग से कटे हुए पृष्ठ पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई हैं। इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा रहा है? भूरे से नीलाभ काला, भूरे से संतरी लाल, नीले से गुलाबी, गुलाबी से नीलाभ हरा। पूछा जा रहा है कि एक आलू कंद को 2 भागों में काटा गया है। उनमें से जो एक भाग है, जो एक भाग कटे हुए हैं, उस पृष्ठ पे आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई है। किसकी बूंदें गिराई गई है? आयोडीन विलयन की। इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जाएगा? तो इसमें देखा जाएगा जो है कि किस रंग का परिवर्तन, तो ये भूरे से नीलाभ काला रंग का परिवर्तन देखा जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? एंटोनियोन लीवेनहॉक, विलियम हार्वे, ग्रेगर मेंडेल, रोनाल्ड रोस। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा वैज्ञानिक है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? वो कौन वैज्ञानिक हैं? तो वो हैं विलियम हार्वे। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पूछा जा रहा है कि रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो देखिए, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है कि होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये चौथा ऑप्शन आपका सही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? MgOH का ट्वाइस, MgOH का ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। विभवमापी विभव को अधिक सटीकता से नापता है क्योंकि वह बंद परिपथ में विभव को नापता है, वह खुले सर्किट में विभव को नापता है, वह उच्च प्रतिरोध वाले विभवमापी तार का उपयोग करता है। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विभवमापी विभव को अधिक सटीकता से नापता है। क्यों? क्योंकि जो है कि वह खुले सर्किट में विभव को मापता है। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। FeCO, और Fe3O4 किसके उदाहरण हैं? लौह चुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। देखिए, पूछा जा रहा है Fe मतलब कि आयरन, CO कोबाल्ट, Ni निकेल और Fe3O4 ये किसके उदाहरण हैं? तो देखिए, इन पदार्थों को क्या हम बोलते हैं? लौह चुंबकीय कहते हैं। इन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? इन पदार्थों को लौह चुंबकीय कहते हैं, जो कि चुंबक द्वारा ये आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। भारत माता चित्र पेंटिंग मूल रूप से किसके द्वारा बनाया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर, जामिनी रॉय, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर। जो भारत माता का चित्र है, पेंटिंग है, वो मूल रूप से किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये जो है कि बनाया गया है अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये जो है कि 1905 में इसे बनाया गया और यह चित्र जो है कि एक हिंदू देवी की शैली में भारत माता को ये चित्रित करता है। किस भारतीय इतिहासकार ने इजराइल का प्रतिष्ठित डैन डेविस पुरस्कार जीता? संजय सुब्रमण्यम, मृदुल मुखर्जी, इरफान हबीब, सुमित सरकार। पूछा जा रहा है कि कौन सा वो भारतीय इतिहासकार हैं जिन्होंने इजराइल का जो प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार है वो जीता है। किसने जीता है? तो ये जीते हैं कौन? संजय सुब्रमण्यम ने। देखिए, ये जो है कि 2019 का डैन डेविड पुरस्कार जीते हैं, जो इजराइल का है प्रतिष्ठित पुरस्कार। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय डैन डेविड पुरस्कार उन लोगों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। किन लोगों को? जिन लोगों ने मानव उपलब्धि में अतीत, वर्तमान और भविष्य का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक, तकनीकी और मानवतावादी उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, उनको ये प्रदान किया जाता है और हर साल जो है कि 3
डैन डेविड पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा रचित था? रविन्द्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। देख, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला, ये जो है कि किसके द्वारा रचित है? तो देखिए ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। रविन्द्रनाथ टैगोर ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 अलग अलग देशों के लिए राष्ट्रीय गान लिखा है। भारत के लिए राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन, और बांग्लादेश के लिए अमार सोनार बांग्ला। देखिए अमार सोनार बांग्ला जो है कि 1906 में बंगाल के ब्रिटिश विभाजन के टाइम पर ये लिखा गया था। तो ये हो जाएगा आपका पहला। भारत में जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? दाचीगाम, अचान कमार, अगस्त्यमलाई, नोकरेक। देखिए पूछा जा रहा है कि भारत में जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये जो है कि पहला नहीं है, दचीगाम। देखिए ये जो है कि राष्ट्रीय उद्यान है और इसे 1981 में ये घोषित किया गया था। अचान कमार की हम बात करें तो ये जो है कि बायोस्फीयर रिजर्व है और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में ये फैला हुआ है। अगस्त्यमलाई इसकी हम बात करें तो ये केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है, और नोकरेक की बात करें तो ये मेघालय पठार का ये हिस्सा है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कल, मतलब पिछले वीडियो में, कि औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद है खंडसारी, बगासी, सीरा, कागज का गुदा, लुगदी। पूछा जा रहा है कि औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद है कौन सा है? तो वो है आपका सीरा। सीरा आप लोगों को पता है क्या होता है? देखिए जो शुगर बनता है ना, देखिए पहले तो गन्ना होता है, गन्ना जब जाता है मिल में तो गन्ना से शुगर बनता है। तो जो गन्ना से शुगर बनता है तो चीनी तो एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखता है, सफ़ेद दिखता है, बट ये जो है कि काला काला चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो लोग गांव से होंगे वो लोग जानते होंगे। ये क्या होता है कि जब गन्ना से चीनी बनाई जाती है तो वो जो है कि जो अपशिष्ट पदार्थ टाइप होता है ना, वही जो है कि सीरा होता है। ये जो है कि ये स्पेशली गांव में जो है कि जानवरों को ये खिलाया जाता है, पिलाया जाता है ये चीज़ें। ठीक है, तो ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखिका कौन है? झुम्पा लाहिड़ी, रुधंती राय, अनीता देसाई, अतिमाव घोष। पूछा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखिका कौन है? ये जो है कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो सारे लोग जो है कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नहीं पता होगा गूगल कर लेंगे, बुक से देख लेंगे, बट कमेंट बॉक्स में वो बताएंगे। ठीक है। देखिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करेंगे तुरंत आप यहाँ पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे लिंक से जुड़ जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।